नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है उन बच्चों के लिए और उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे अभी 10वीं क्लास पास कर चुके हैं और हरियाणा से वो बिलोंग करते हैं। क्योंकि 10वीं के बाद हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है और उस टेस्ट में मेरिट के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर में दाखिला लिया जा सकता है। इसमें दाखिला लेने के क्या फायदे हैं? देखो, पहली बात अगर हम करें तो अगर किसी बच्चे का विज्ञान में यानी कि साइंस में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है और वो आगे अपना करियर एग्रीकल्चर में ही बनाना चाहता है, तो उसके लिए यह सुनहरा मौका है। दूसरी बात, 10वीं और 12वीं इसके बीच में 2 साल का एक गैप है और इस गैप में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कंपटीशन कितना बढ़ेगा, काफी चीजें बदल जाती हैं और उस समय भी बच्चा वही दो राहे पे खड़ा होता है कि अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि बच्चा ना 10वीं में काफी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन 12वीं तक पहुंचते पहुंचते गलत संगत के कारण या कई ऐसी कंडीशन के कारण वो बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी बदल जाती है कि बाद में वो किसी और एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता। या अगर हम यूं कहें कि 10वीं के बाद अगर अच्छी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती तो बच्चे को आगे करियर को चूज करने में काफी परेशानियां होती है। लेकिन अगर 10वीं के बाद ही बच्चा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले और वहां से अपना करियर को परस्यू करे तो कितना अच्छा रहेगा। और वही अपॉर्चुनिटी यहां पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जा रही है। इनके द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है और इस टेस्ट का नाम है एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट और ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। यानी कि इस टेस्ट को जो बच्चा मेरिट बेस पर जितने अच्छे अंक लेकर आएगा उसी के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में उसको दाखिला हो जाएगा और 6 साल की डिग्री रहेगी। मतलब जो एक तो आपके 2 साल 12वीं के और उसके बाद जो 4 साल की डिग्री होती है। तो यहां पर इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से आपका यहां पर एक ये कह सकते हो कि अगले 6 साल के लिए हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कहां जाना है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें दाखिला भी मिल जाएगा। और हम आगे देखिए, अब यहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की बात नहीं करूंगा, बड़े बड़े सपनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए आज प्रेजेंट टाइम में यह चीज बहुत जरूरी है कि सच्चाई के साथ अवगत करवाया जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज जब तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा तब तक उसको किसी भी डायरेक्शन में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर वाकई में अच्छी मेहनत करता है और तो अपना करियर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में दोनों ही तरीके से बना सकता है। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा जो है वो बहुत सारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में व्यवसायों को बढ़ाने के लिए, खासकर जो एग्रीकल्चर में डिग्री कर चुके होते हैं उन बच्चों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो उनमें वो अपना भविष्य बना सकता है, तो जो कि एक अच्छी बात होती है। लेकिन अब इस टेस्ट में क्या आएगा, ऐसा क्या पूछा जाएगा जिसके आधार पर बच्चा इस टेस्ट को पास कर सकता है और एक अच्छा रैंक हासिल कर सकता है? तो बताना चाहता हूं कि इस टेस्ट को पास करने के लिए इसमें जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहला है पार्ट 1 जिसमें बच्चे से एग्रीकल्चर के बारे में यानी कि खेती बाड़ी के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरा है जी पार्ट 2 जिसके अंदर बच्चे से जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है इसमें खेती बाड़ी से संबंधित जो फसलें उगाई जाती है उन फसलों का बीज दर कितना होता है, उनका जो है कितनी मतलब आपका सीड रेट रिक्वायरमेंट है, या इसके साथ में अगर हम बात करें तो बीमारियां कौन सी लगती है उस फल के अंदर या उस फसल के अंदर, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो हम खेती में प्रयोग में लाते हैं, तो उनके बारे में सारा का सारा यहां पर पूछा जाएगा। और इसके अलावा जनरल साइंस के अंदर जो बच्चे ने अभी 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर, 9th और 10th क्लास के अंदर जो आपका हरियाणा बोर्ड का जो सिलेबस है या सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस उसने पढ़ा है साइंस का, तो उसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन, टोटल यहां पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि उसके लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है। और वहीं अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इसका कितना रहने वाला है, तो 2.5 घंटे का रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें 30 मिनट जो है उसमें फॉर्मेलिटीज होंगी। मतलब लगभग ये कह सकते हो कि जैसे आपको पता होगा एग्जाम को देने के लिए पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, साइन वगैरह करवाए जाते हैं, तो वो 30 मिनट का रहेगा। उसके बाद 2 घंटा एग्जाम के लिए रहेगा और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बच्चे को करने हैं। यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जितने बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे मेरिट बेस पे ही उसका सिलेक्शन किया जाएगा। और अब अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ टेस्ट यानी कि बच्चे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। यानी कि जो भाषा होगी पेपर की वो दोनों रहने वाली है, इंग्लिश और हिंदी, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि बच्चा सारे के सारे पर्सन को आपका अटेम्प्ट
कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात है यहां पर। तो अब इस पेपर के लिए अगर हम तैयारी करें तो कैसे करें, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो हम डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पार्ट 1 में जनरल एग्रीकल्चर आपका पूछा जाएगा और पार्ट 2 के अंदर जनरल साइंस पूछा जाएगा। अब यहां बात करते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर के जो 40 नंबर पूछे जाएंगे वो किस किस पार्ट में से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो आपका बच्चा है उससे खेती बाड़ी में जैसे कि लैंड को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, या जैसे जो खेत की इकाइयां होती है कि 1 एकड़ कितना होता है, 1 हेक्टेयर कितना होता है ना, या 1 हेक्टेयर में एक आपके एकड़ कितने होते हैं। तो वही बात है कि जैसे 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं या 2.47 एकड़ होते हैं, उसी प्रकार से खेत की लंबाई कितनी होती है, 1 एकड़ की चौड़ाई कितनी होती है, 1 कनाल में कितने मरले होते हैं। तो ये जो आपकी इकाइयां हैं खेत के बारे में वो यहां पर पूछी जाएंगी, ये मेजरमेंट पूछे जाएंगे। इसके अलावा उनको देसी भाषा में क्या बोला जाता है, और वहीं जो है बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कल्टीवेशन ऑफ वेरियस रबी एंड खरीफ फील्ड क्रॉप, यानी कि जो आपकी हाड़ी और सावनी की फसलें, यानी कि ये कह सकते हो कि अभी आपकी सर्दियों और गर्मी के अंदर जो फसलें लगाई जाती है, जैसे अभी खरीफ सीजन आ गया तो अभी नरमे की फसल लगाई जाएगी, या फिर यूं कह सकते हो कि धान की फसल लगाई जाएगी, या मक्का लगाया जाएगा, या हमारे जो पशुओं के लिए चारा कौन सा लगाया जाएगा। तो ये सब बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सर्दियों में जो अभी आपका निकला है मौसम, उसमें कौन कौन सी फसलें लगाई गई थी, जैसे कि गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, चने की फसल है, तो इन फसलों को लगाया गया था। इन फसलों के बारे में जानकारी पूछी जाएगी कि इन फसलों के लिए कितना बीज आवश्यक होता है, इनमें कौन कौन सी बीमारियां आती है, कैसे उनका नियंत्रण, मतलब नियंत्रण तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना पूछा जाएगा कि ये फसलें कौन कौन सी हैं और उनको कैसे लगा सकते हैं, कैसे उगाया जा सकता है। और वहीं बच्चे से पूछा जाएगा फ्रूट और वेजिटेबल, जो हमारे हरियाणा के अंदर फल और सब्जियां लगती है, उन फल और सब्जियों को कैसे उगाया जाता है, इनके नाम क्या हैं, इनके जो अब देखो वानस्पतिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं इन फसलों के, तो वो भी बच्चों से पूछे जाएंगे। और आजकल तो पढ़ाया भी जाता है, आजकल तो 5वीं 6वीं और 7वीं 8वीं क्लास के अंदर इन फसलों के बारे में पढ़ाया जाता है बच्चे से, और वही कहीं ना कहीं ज्यादातर पूछ लिया जाता है। और उसके बाद बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों का जो वर्गीकरण है, फसलों को किस आधार पर हम आपका बांटते हैं। जैसे कुछ फसलों को हम लोग तेल निकालने के लिए प्रयोग में लाते हैं, कुछ फसलों को हम लोग जो है आपका दालों के रूप में प्रयोग में लाते हैं, कुछ फसलों को हम खाद्य फसल बोलते हैं, यानी कि खाने के लिए जो आप रेगुलर प्रयोग में लाते हो, जैसे गेहूं की फसल है, धान की फसल है ना। इसके साथ हम बात करें तो मैन्योर और फर्टिलाइजर, मतलब खाद और उर्वरक, आप फसलों में किस प्रकार के खाद डालते हो, किस प्रकार के उर्वरक डालते हो, जिससे फसलों की आपकी उपज अच्छी हो सके, तो उनका कितना यहां पर आपको जो है उनमें फर्क क्या होगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर में किस प्रकार का अंतर होता है। और उसके बाद में फार्म हैंड टूल, मतलब खेती में प्रयोग में लाए जाने वाले जो उपकरण हैं, ठीक है, उनके बारे में बच्चों से पूछा जाएगा। और इसी के साथ में इंप्लीमेंट ऑफ फार्म मशीनरीज, जैसे कि अब खेत के अंदर आपका ट्रैक्टर का क्या काम है, या रोटावेटर का क्या काम है, कल्टीवेटर का क्या काम है, इनसे क्या प्रयोग में लाया जा सकता है, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। खेत की जुताई करने के लिए, गहरी जुताई करने के लिए कौन सा साधन या कौन सा इंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। इसके साथ वीड यानी कि खरपतवारों को बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे गेहूं की फसल के अंदर आपका फैलरिस माइनर यानी कि गेहूं का मामा, जिसको हम लोग गुली डंडा के नाम से जानते हैं, या बथुआ है, या हमारा जो खेत के अंदर जो अलग अलग आपके विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार आ जाते हैं, वो कौन सी फसल के अंदर कौन सा खरपतवार आता है और कौन सा उस फसल के साथ जुड़ा हुआ है जो उसी फसल के साथ ही आएगा, उनके बारे में जानकारी। और फिर सिंचाई, यानी कि हम खेत में आपकी फसल को उगाते हैं तो सिंचाई कब करनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, उसके बारे में जानकारी। और बीज, यानी कि बीज जो एक महत्वपूर्ण और आपकी ये कह सकते हो कि बेसिक एंटिटी होती है फसल को उगाने के लिए। एक अच्छा बीज नहीं होगा तो एक अच्छी फसल कभी नहीं बन सकती है। तो एक अच्छी फसल को उगाने के लिए एक अच्छे बीज की आवश्यकता है, और ये बीज जो यहां पर है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। और वहीं अगर हम बात करें तो रूरल इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम, यानी कि आज ग्रामीण परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो कि आपके बहुत जरूरी हैं। इसके साथ में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, मतलब पशुओं को जो पाला जा रहा है, पशुओं को कैसे अच्छे से पाला जा सकता है, उनके लिए मतलब क्या क्या जरूरी है, उनके लिए जो चारा आपका होता है उसमें कौन कौन सी फसलों को प्रयोग में लाया जा सकता है, इसके अलावा उनको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ में जनरल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, यानी कि जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, यानी कि अब यहां पर पूरा का पूरा खेती बाड़ी से हम जो आप रेगुलर करते हो उसी
उसी के बारे में बच्चे से जानकारी हासिल की जाएगी और उसके आधार पर यहां पर एग्रीकल्चर में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40% जो है वो पूछे जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो जनरल साइंस में क्या आएगा? अब देखो जनरल साइंस में आपको पता है कि एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, ये आपके 3-4 पार्ट होते हैं जिसमें से पूछा जाता है। लेकिन जो 10वीं के आधार पर जो हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है उसी के आधार पर इसमें पर्सन रहने वाले हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, दूसरा है एसिड बेस सॉल्ट मेटल एंड नॉन मेटल, और तीसरा यहां पर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये आपके मेजर 4 चैप्टर हो गए जो कि केमिस्ट्री से आते हैं। और वहीं पर फिजिक्स से लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, सॉरी ये बायोलॉजी के हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो फिजिक्स के कौन कौन से हैं? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी और एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का पार्ट है। तो ये आपका वो सिलेबस है जो 10वीं के आधार पर साइंस यानी कि जो आपका विज्ञान का हिस्सा है वहां से जो पर्सन पूछे जाएंगे। अब इस पूरे हिस्से से 60% पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इस पूरा का पूरा सिलेबस को अच्छे से 2 से 3 महीना दे दिया जाए तो इसमें आपका 80+ नंबर हासिल किए जा सकते हैं, 85+ नंबर भी हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन यह बच्चे की खुद की काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर पाएगा। क्योंकि देखो इस पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से समराइज करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम हर चीज पढ़ते चले जाएंगे। देखो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, लेकिन उसको पूरा कन्फाइन करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, ताकि कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी हो सके। और जिसमें से लगातार पिछले कई सालों में पर्सन पूछे गए हैं उसके आधार पर तैयारी हम लोग बेहतरीन कर सके, तभी बच्चा इसको सिलेक्शन ले सकता है, इसमें आपका दाखिला अच्छे से ले सकता है। अब अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा सिलेबस अब बच्चा पढ़ लेता है तो जो टेस्ट आएगा उस टेस्ट में यहां पर याद रखना कि 50% नंबर तो लेने ही पड़ेंगे। यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 50 नंबर अगर नहीं आए तो उस बच्चे को दाखिला नहीं दिया जाएगा। कम से कम 50 तो होने ही चाहिए। अब उसके ऊपर जितने भी आएंगे वो आपका मेरिट के आधार पर दाखिला लिया जाएगा। यानी कि अब पूरा का पूरा जो एडमिशन है वो यही होने वाला है कि 100 में से जितने ज्यादा नंबर, जितनी अच्छी मेरिट, उसी के आधार पर दाखिला मिलने वाला है। तो अब आपका बच्चा कितनी मेहनत कर सकता है, कितना आगे बढ़कर इस पूरे सिलेबस को तैयार कर सकता है, क्योंकि अभी 3 महीने का पूरा समय है और 3 महीने में एक बेहतरीन तैयारी की जा सकती है। और इसके लिए आज से ही बच्चे को अगर आप लोग लगा दोगे तो डेफिनेटली वो बच्चा एग्जाम क्रैक कर कर एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले सकता है और अपना फ्यूचर जो है वो बना सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। क्योंकि देखिए आदतों के ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर होता है। आज अगर हम आदत बदलेंगे, देखिए हर चीज के अंदर कमियां हैं, वहीं अगर मैं इसमें कमियां निकालना स्टार्ट करूं कि इस टेस्ट के बाद क्या हो जाएगा, बच्चा कौन सा मतलब आगे बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर में ऐसा क्या है, देखो हर चीज के अंदर कहीं भी आप चले जाओगे, हर एक चीज के अंदर आप कमियां ढूंढ सकते हो, हर एक चीज के अंदर आप अच्छाइयां ढूंढ सकते हो। और एक फ्यूचर यानी कि भविष्य अगर बनाना है तो हमें कोई ना कोई आपकी रास्ता चूज करना ही पड़ेगा। अगर एक रास्ते पे निकलेंगे तो उसमें कमियां भी दिखेंगी, उसमें अच्छाइयां भी दिखेंगी। जब तक उस रास्ते पे चलना ही नहीं स्टार्ट करेंगे उस पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला। यह बात आपको समझकर चलना ही पड़ेगा। तो आज से ही स्टार्ट करें और एक बेहतरीन फ्यूचर आपका हो सकता है। बाकी इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए और आपका बच्चा अगर वाकई में इस सिलेबस को तैयार करना चाहता है, 10वीं के बाद आप तैयारी पढ़ाई करना चाहते हो इस चीज की और 3 महीने इस एग्जाम को देना चाहते हो, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। हम भी इसकी तैयारी आपको बेहतरीन करवा सकते हैं और आगे आपको बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको हेल्प करेगा। अच्छे से आप एग्जाम को दीजिए और अपना एक अच्छी रैंक हासिल कर इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।